नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। जी हां, आज की बड़ी खबर है जो सुबह से चल रही है और देश भर में चर्चा का विषय है। वो पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी हां, मंगलवार की रात केंद्र सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी होती है और बुधवार की सुबह ये खबर पूरे देश भर में फैल जाती है कि पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंधित किस लिए किया गया है? क्योंकि उनकी संलिप्तता टेरर फंडिंग और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाई गई है। जी हां, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं एनआईए और ईडी, उन तमाम जांच एजेंसियों ने जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है उसमें पीएफआई के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं कि वो देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करती है और टेरर फंडिंग में भी उसकी भूमिका अहम है। उसके बाद से ही देश भर में जैसे ही ये खबर फैली, देश भर की राजनीतिक पार्टियां पक्ष और विपक्ष में खड़ी हो गई और एक प्रकार से शीत युद्ध शुरू हो गया है। और जिस तरीके से आज बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर पीएफआई को प्रतिबंधित करने के बाद आरएसएस पर भी हमला बोल दिया, तो राजनीति और ज़्यादा गर्म हो गई और फिर बीजेपी के कई नेता भी उन पर हमलावर हो गए। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जिस प्रकार से अगर पीएफआई को प्रतिबंधित किया गया है उसी प्रकार से आरएसएस को भी प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि आरएसएस भी इस तरह की धार्मिक उन्माद को फैलाती है और उसकी संलिप्तता भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में होती है। खैर, लिहाजा कौन सही है और कौन गलत है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से जांच एजेंसियों ने कहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है। दरअसल पीएफआई ने अभी हाल में भी पाकिस्तान के समर्थन में नारे बुलंद किए थे और 22 सितंबर को भी ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी पीएफआई के कई ठिकानों पर। देश के कई राज्यों में पीएफआई के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी और 23 तारीख को बिहार में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बड़ा जनसभा भी हुआ था। उसके ठीक एक दिन पहले अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की थी, एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पीएफआई के खिलाफ तमाम बातें हुई थी और पीएफआई क्या कर रही है और कैसे देश में वो हिंसा को बढ़ावा दे रही है। दरअसल कुछ दिन पूर्व कर्नाटक में भी एक घटना हुई थी जहां बीजेपी की एक नेता की हत्या की गई थी, उसमें भी पीएफआई का नाम आया था। कुछ दिनों पहले जब नागरिकता संशोधन कानून केंद्र सरकार ने लाया था, उसके खिलाफ भी पीएफआई ने बढ़ चढ़कर देश में आंदोलन किया और दिल्ली के शाहीन बाग में जो कई महीने जो धरना प्रदर्शन चला, जिसमें कई लोगों ने विरोध में बैठकर सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की थी, उस वक्त भी पीएफआई का नाम आया। साथ ही जहांगीरपुरी में एक हिंसक घटना हुई थी, उसमें भी इसकी संलिप्तता पाई गई है। कानपुर में हिंसा हुई, कुछ हत्याएं हुई और अभी सबसे बड़ा जो मामला हुआ जिसके बाद से पीएफआई बहुत सुर्खियों में आया, वो पटना के फुलवारी शरीफ में गजवाए हिंद को लेकर मामला काफ़ी तल्ख हो गया और उसमें उस वक्त बीजेपी और जदयू एक साथ थी, तो बीजेपी ने नीतीश कुमार पर भी गठबंधन टूटने के बाद तल्ख टिप्पणी करी और कहा कि नीतीश कुमार एक खास धर्म समुदाय से वोट लेने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हालांकि देश भर के कई बड़े पत्रकारों ने अपना जो कमेंट्स दिया, उन्होंने कहा है कि जो बातें पब्लिक डोमेन में आए, उन्होंने कहा कि देखिए, जब किसी भी देश की सुरक्षा का मामला होता है तो वहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसे मैं अपने चैनल के माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि हम किसी धर्म जाति विशेष को लेकर कोई बात नहीं करना चाहते। दरअसल हमारी ये सोच है कि पूरे देश में शांति हो और धार्मिक उन्माद न हो और लोग
एकता और भाईचारे के साथ रहें। हर जाति, धर्म और समुदाय में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी निजी स्वार्थ के कारण, अपनी व्यक्तिगत लाभ के कारण, अपने राजनीतिक लाभ के कारण अशांति फैलाते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी पर एक हथौड़ा है। जिस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसियां ये कह रही है कि हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पीएफआई राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित कर रही थी। बहरहाल अब ये एक बहस का मुद्दा है कि ऐसे मामले क्यों हो रहे हैं और आखिर इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई। कई विपक्षी पार्टियां कह रही है कि आखिर कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया, बीजेपी ने देश में माहौल खराब किया है जिसकी वजह से इस तरह के संगठन पैदा हो रहे हैं और उनके मन में एक बदले की भावना उमड़ रही है। बहरहाल बीजेपी कह रही है कि कुछ लोग गजबाए हिंद करना चाहते थे। जो बातें निकलकर सामने आई है, जो डायरी में निकलकर चीज़ें आई, जो लैपटॉप जब्त किए गए फुलवारी में, उसमें ये बात लिखी गई थी कि 2000 जो पता चला है उसमें है कि 2047 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। तो जिस तरीके से ये हिंसा फैल रही है, जिस तरीके से पीएफआई ने देश के कई राज्यों में पांव पसारा, उस पर एक बड़ा एक्शन किया गया और कई राज्यों में उनके कई ठिकानों पर छापेमारी जोरदार की गई है। और जब इधर लगातार 1 महीने के भीतर जब 2 बार उनके खिलाफ एक्शन किया गया तो एक बार 122 लोगों की गिरफ्तारी हुई और दूसरे बार 200 से ऊपर, मतलब 245 या 47 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तो जिस तरीके से पूरा ये मामला हो रहा है, कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज में और हमारे देश में एक अमन और शांति का जो भाव है उसको कहीं ना कहीं एक खतरा महसूस हो रहा है। तो भारत सरकार ने अब ये रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो इस तरह की जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होगा उसमें चुप नहीं बैठेगी और उसके खिलाफ एक्शन लेगी। हालांकि हमने कई लोगों से बात भी किया और कई वरिष्ठ जनों से भी हमने बात किया, कि एक्सपर्ट से भी बात किया, तो उन्होंने ये बात कहा है कि देश में कोई ऐसा माहौल ख़राब होने जैसी कोई बात नहीं है। एक संगठन चल रहा था और वो चुप के अपना काम कर रहा था। ऐसी कई संगठनें चलती है जब कई देशों में आप देखेंगे कि जो आतंकवाद है या उस तरह की जो कई हिंसक गतिविधियां होती है, हर तरह के लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक सत्ता में रसूख के लिए अब अपने कुछ निजी एजेंडे को चलाते हैं जिससे उनका लाभ हो। लेकिन लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की गलत चीज़ों में न पड़े और किसी तरह के बहकावे में ना आए। लेकिन इस घटना के बाद एक मुद्दा तो देश में फैल गया है और कई विपक्ष के, कांग्रेस के भी, जदयू के भी और राजद के भी कई नेता आरएसएस पर हमलावर हो रही है और कह रही है कि आरएसएस भी धार्मिक उन्माद फैलाती है, तो आरएसएस पर बैन क्यों ना लगे। आपको मैं एक घटना बता दूं कि पटना में जब फुलवारी में जब पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी तो उस वक्त पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों की जुबान फिसली थी या उन्होंने जानबूझकर कहा था, ये तो उन्होंने कहा बाद में कि मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने उन पर आरोप लगाया था। उन्होंने एक बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने पीएफआई के लोगों की तुलना आरएसएस से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि पीएफआई के लोग जिस तरीके से अपना ट्रेनिंग कैंप संचालित कर रहे हैं उसी तरीके से आरएसएस के लोग भी जिस तरीके से अपना ट्रेनिंग कैंप संचालित करते हैं वैसे ही संचालित हो रही थी। इसके बाद बहुत हाई तौबा हुई थी और उनको हटाने की भी मांग की थी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें हटाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उस वक्त लोगों को ये नहीं पता था कि बीजेपी और जदयू के बीच में अंदर अंदर क्या खटपट चल रही है और गठबंधन टूट के कगार पर है। शायद यही वजह रही होगी कि नीतीश कुमार ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन हो सकता है अगर बीजेपी और जदयू में सब ठीक रहता, एनडीए में ऑल इज वेल रहता, तो हो सकता है उनके खिलाफ भी कोई एक्शन ले लिया जाता। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें अब ये बात निकल कर सामने है कि आने वाले समय में पीएफआई पर और केंद्र सरकार सख्त एक्शन लेगी। लेकिन हमारा यही मानना है कि कोई भी जो निर्दोष होता है वो किसी तरीके से किसी गलत चक्कर में ना पड़े। और हम यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आप किसी प्रकार के संगठन में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं तो आप अमन और शांति के पक्षधर बने और हम सब भाईचारे के साथ रहें
ये मुल्क हमारा है और हम सभी एक हैं और एक राष्ट्रीयता हमारी पहचान रही है, चाहे कोई भी जाति, धर्म और समुदाय के लोग हों। बहरहाल राजनीति है तो राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन जो दोषी हैं उनको सज़ा होगी और जो निर्दोष होंगे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो हम उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आप हमारे साथ बने रहें। हम अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो मैं हूं आशुतोष और आप मुझे इजाज़त दीजिए और हमारे टेलीकास्ट न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।